सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। सेकेंड लाइव सेशन है इस चैनल पे और आज के सेशन में हम मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ जो है NCF 2005। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो सारे ही टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझना चैप्टर को। ये सेकंड लाइव सेशन है, ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सेशन के साथ और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पूरा सेशन हमारा बायलिंगुअल रहने वाला है। हिंदी और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को ध्यान में रख के ये पूरा सेशन बनाया गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो, एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये जो करिकुलम फ्रेमवर्क है ये 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था, इसीलिए इसके आगे लिखा गया है 2005। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका नाम का मतलब क्या है। देखो, नेशनल का मतलब तो आपको पता ही होगा। नेशनल मतलब होता है पूरे कंट्री से रिलेटेड, मींस ये जो करिकुलम है ये पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट हुआ था, इसीलिए ये है नेशनल। ठीक है, अब बात करते हैं करिकुलम। देखो, करिकुलम होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि करिकुलम होता क्या है। उससे पहले मैं एक बार ये देख लूं कि सेशन अच्छे से चल रहा है या नहीं। 1 मिनट। इज दिस सेशन गोइंग ऑन और नॉट? यस, ओके। देखो, करिकुलम का मतलब क्या होता है। करिकुलम मीन्स पूरे साल का कैलेंडर। मीन्स पूरा साल जो आप बच्चों को कराने वाले हो, पूरे साल आप बच्चे को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हो, उस सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे। नॉट ओनली करिकुलर एक्टिविटीज, इवन को करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो। मीन्स कि आप पूरे साल में कौन कौन से एक्टिविटीज कराने वाले हो बच्चे को, कौन कौन से स्पोर्ट्स खिलवाने वाले हो, कौन कौन से डांसिंग फॉर्म्स कराने वाले हो, और कोई भी एक्टिविटी, लिटरेरी एक्टिविटीज जिसमें डिबेट्स होंगी, और किस दिन आप छुट्टी प्लान करने वाले हो स्कूल की। पूरे साल में छोटी सी छोटी चीज कुछ भी आप करने वाले हो स्कूल के अंदर, वो होता है करिकुलम में इंक्लूडेड। पूरे साल का कैलेंडर इज कॉल्ड करिकुलम। समझ आया? आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट करके बच्चे को पढ़ाने वाले हो, किस तरीके से पढ़ाने वाले हो। इवन लेसन प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूडेड इन करिकुलम। समझ आया? चलो चैप्टर को गो थ्रू करते हैं और अच्छे से एक एक चीज डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि एनसीएफ का इंट्रोडक्शन क्या है। देखो, फर्स्ट पॉइंट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज वन ऑफ द 4 एनसीएफ। देखो, यहाँ पे है वन ऑफ द 4 एनसीएफ। मीन्स टोटल एनसीएफ कितने आ चुके हैं अभी तक? 4 एनसीएफ आ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से ईयर में एनसीएफ आए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कौन कौन से ईयर में एनसीएफ पब्लिश हुए थे। देखो, फर्स्ट एनसीएफ आया था 1970, सेकंड आया था 1988, थर्ड आया था 2000, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है फोर्थ एनसीएफ जो आया था 2005 में। समझ आया? ठीक है, अब देखो, द प्रोसेस ऑफ एनसीएफ डेवलपमेंट हैज बीन इनिशिएटेड। जो ड्राफ्ट बनना चालू हुआ था, ठीक है। अब आप कोई भी चीज नेशनली करने वाले हो, कोई भी काम जो है आप नेशनली करने वाले हो, तो उसके लिए ऑब्वियसली प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। तो एनसीएफ बनाना स्टार्ट कब हुआ था? एनसीएफ बनने की प्लानिंग, जो ड्राफ्ट बनना स्टार्ट हुआ था, वो कब से स्टार्ट हो गया था? वो हो गया था नवंबर 2004 से। ठीक, इस पे काम होना चालू हो गया था नवंबर 2004 में। और पूरा तैयार होने के बाद जब ये नेशन में इम्प्लीमेंट हुआ, कब हुआ था इम्प्लीमेंट, इफेक्ट में कब आया था? 7 सितंबर 2005। ये डेट भी आपको याद रखनी है, 7 सितंबर 2005 में ये जो है इम्प्लीमेंट हो गया था एनसीएफ 2005। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो,
एनसीएफ 2005 वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसने प्रिपेयर किया था एनसीएफ 2005 को? प्रिपेयर किसने किया था, किसके अंडर ये प्रिपेयर हुआ था? दैट इज नेशनल करिकुलम, सॉरी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 को प्रिपेयर किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, एनसीएफ 2005 को प्रिपेयर किसने किया था? एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में भी फुल फॉर्म यही रहेगी, फुल फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आया? ठीक है जी। अब जो ये ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ था, इस ड्राफ्ट के, इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? हेड कौन थे? हेड थे हमारे प्रोफेसर यशपाल। ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना है। प्रोफेसर यशपाल वॉज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी। अंडरस्टैंड? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखो, this is the next slide. NCF 2005 is based on constructivism theory. अब कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है बच्चे को आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाना है, मींस लर्निंग बाय डूइंग करानी है। जितनी ज्यादा एक्टिविटीज बच्चा कर पाएगा, जितना ज्यादा खुद से सीख पाएगा बच्चा करके, उतना ही ज्यादा बच्चे को इन्वॉल्व करना है। बच्चे को पैसिव रेसिपिएंट नहीं बनाना, बच्चे को कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाना है, जो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करे। जो बच्चा खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा और जितनी ज्यादा एक्टिविटीज करेगा, जितना ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, उतना ही बच्चा अच्छे से समझ पाएगा टॉपिक को और ज्यादा टाइम तक याद रख पाएगा। जितना ज्यादा बच्चा खुद एक्टिविटीज करके समझेगा, उतना ही कम बच्चा सीखेगा जब आप लेक्चर्स दोगे बच्चे को। बिकॉज लेक्चर्स में क्या होता है ना, बच्चा सिर्फ आराम से पैसिव रेसिपिएंट बन के रह गया। बच्चा सिर्फ चुपचाप बैठ के आपको सुने जा रहा है। ठीक है, बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, बच्चा अपनी खुद की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा, वो बस आपको सुन रहा है। जितना ज्ञान आपके अंदर है, आप बच्चे को बस वही ज्ञान दे पा रहे हो, बच्चे को रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे को कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाना है। जितना खुद करके, एक्टिविटीज करके बच्चा समझेगा, उतना ही अच्छा रहेगा बच्चे के लिए भी। ठीक है, इसीलिए कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी पे ये एनसीएफ बेस्ड है। ये ध्यान में रख के ये पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि बच्चे को कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाना है, अपनी नॉलेज खुद बच्चा कंस्ट्रक्ट कर पाए, बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, और क्या है, मीन्स टू गाइड एंड इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हमें इम्प्रूव करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, अपने हमारे खुद के मेथड्स को भी हमें इम्प्रूव करना है। हमें अपना लेसन प्लान इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हों, ताकि बच्चे को हम इन्वॉल्व कर पाए चैप्टर, क्लासरूम में और लेसन में। ठीक है, और जो है एजुकेशन को हमें चाइल्ड सेंटर्ड बनाना है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन पहले के जमाने में होती थी, और अब जो होती है वो होती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। मीन बच्चा जितना इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा उतना सॉरी उतना ही अच्छा बच्चा सीखेगा, उतने ही अच्छे तरीके बच्चा सीख पाएगा, जितने ज्यादा वो इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाएगा। ठीक है, अब इंक्लूसिव, हमें एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाना है। इंक्लूसिव मीन्स कैसे, जो स्पेशल चाइल्ड है और जो नॉर्मल चाइल्ड है, दोनों को साथ रख के, दोनों को सेम क्लासरूम में, सेम बेंच पे बिठा के हमें बच्चे को पढ़ाना है। देखो, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, हम ये वर्ड यूज नहीं करते, डिसेबल वर्ड हम यूज नहीं करते, ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्पेशल चाइल्ड। जो बच्चा स्पेशल होता है और जो बच्चा नॉर्मल होता है, दोनों को सेम क्लासरूम में बिठा के और सेम बेंच पे बिठा के हमें बच्चे को पढ़ाना है। स्पेशल चाइल्ड के लिए अलग स्कूल नहीं होना चाहिए, अलग क्लासरूम नहीं होना चाहिए, सेम क्लासरूम में पढ़ाओ आप सबको। बच्चा जो है, कोई कैसा भी बच्चा हो, वो एक समान है। इंक्लूसिव एजुकेशन हमें ये सिखाता है सब बच्चे एक समान होते हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं होता। समझ आया? तो इंक्लूसिव एजुकेशन बनानी है हमें, एंड मीनिंगफुल बनानी है। जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ पर्पस होना चाहिए। बच्चा जब रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में उतरे, तो
को ये समझ आना चाहिए कि हाँ, मैंने जो स्कूल में पढ़ा है, आज वो मेरे रियल लाइफ में काम आ रहा है। जो मैंने नॉलेज ग्रास्प करी है स्कूल में, आज मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ अपनी रियल लाइफ में। समझ आया? नॉलेज इतनी मीनिंगफुल होनी चाहिए रादर देन इंस्ट्रक्टिव अप्रोच। इंस्ट्रक्टिव अप्रोच हमें यूज़ नहीं करनी। इंस्ट्रक्टिव अप्रोच हमें यूज़ नहीं करनी बिकॉज़ लेक्चर सिर्फ लेक्चर ही लेक्चर हमें नहीं देना। देखो, लेक्चर के बिना कोई कोई भी चैप्टर आप नहीं समझा सकते। लेक्चर तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेक्चर तो हमें देना ही पड़ेगा, बट सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देके हमें चैप्टर नहीं खत्म करना। हमें एक्टिविटीज करानी है बच्चे से, ताकि उसको समझ आए कि हाँ, बच्चा जो है लेक्चर पे इतना ध्यान नहीं देता, बच्चा कितना ही सुन लेगा, नहीं सुनता वो इतना। आप उसको इन्वॉल्व कराओ, एक्टिविटीज कराओ। जितना वो अच्छे से एक्टिविटीज करेगा, जितनी चैप्टर से रिलेटेड वो एक्टिविटीज करके समझेगा, उतना ही अच्छा रहेगा बच्चे के लिए भी और इवन टीचर के लिए भी। समझ आया? ये था हमारा ये वाला पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। एनसीएफ 2005 हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेजेस। देखो, जो एनसीएफ 2005 है उसको कितनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया है? 22 लैंग्वेजेस। जो हमारी 22 लैंग्वेजेस है, ये है हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ये याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर देयर? देयर आर 22 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। समझ आया? जो 22 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर ट्रांसलेट करा है एनसीएफ 2005 को। और इन्फ्लुएंस करा है कितने स्टेट्स के सिलेबस से इन्फ्लुएंस होके बनाया है ये? 17 स्टेट्स। 17 स्टेट्स के सिलेबस से इन्फ्लुएंस होके इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है और 22 लैंग्वेजेस में तैयार किया गया है। समझ आया? This is the next point. The NCERT gave a grant of rupees 10 lakh. देखो, एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया था एनसीएफ 2005 को, और सिर्फ प्रिपेयर करना ही नहीं, इवन एनसीईआरटी ने 10 लाख रुपए का ग्रांट दिया था each state to promote NCF in the language of the state and to compare its current syllabus proposed. हर एक स्टेट को 10 लाख रुपए का ग्रांट दिया था ताकि वो प्रमोट करें एनसीएफ 2005 को अपने स्टेट की लैंग्वेज में, और उसके सिलेबस प्रपोज किया था। समझ आया? ये पूरी हर एक स्टेटमेंट, हर एक पॉइंट हिंदी में आपको मिल रहा होगा, आपको दिख रहा है हिंदी में भी लिखा हुआ, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। समझ आया? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी? दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, दिस एक्सरसाइज इज बीइंग कैरीड आउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ। देखो, प्रिपेयर किया था एनसीईआरटी ने, और किसकी हेल्प से प्रिपेयर किया था? किस किस की हेल्प ली थी एनसीईआरटी ने? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग मींस एससीईआरटी की हेल्प ली थी, जो हमारे टीचिंग कोर्सेज को कंडक्ट कराता है बोर्ड, एससीईआरटी। ठीक है, सबने सुना होगा एससीईआरटी क्या होता है। और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डीआईईटी, इन दोनों की हेल्प से जो है, इन दोनों की हेल्प से, 1 मिनट, डीआईईटी, इन दोनों की हेल्प से एनसीईआरटी ने ये पूरा ड्राफ्ट जो है तैयार किया था। समझ आया? एससीईआरटी और डीआईईटी, इन दोनों का भी इन्वॉल्वमेंट था ये पूरा ड्राफ्ट तैयार करने में। समझ आया? दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। एजुकेशन शुड नॉट बी टीचर सेंटर्ड बट इट शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट सेंटर्ड मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड। जो आपकी एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। पेडागोजी में आपको जब भी टीचर सेंटर्ड वर्ड दिखे, वो तो नेगेटिव वर्ड है, वो ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे ध्यान देता है हमारा पेडागोजी और हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी। एजुकेशन सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है? The approach and recommendations of NCF 2005 are for the entire education system. Means जो ये recommendation थी, जो ये NCF 2005 तैयार हुआ था, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए था। एंटायर एजुकेशन सिस्टम मतलब पूरे कंट्री के लिए था। कंट्री में कोई सा भी स्टेट हो, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम क्या होगा? एनसीएफ 2005 से इन्फ्लुएंस्ड होगा, उससे रिलेटेड होगा। समझ आया यहाँ तक? आई होप समझ आ रहा होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो साथ साथ सेशन को लाइक भी करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। ठीक है?
दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, अब बात आती है व्हाई एनसीएफ रिक्वायर्ड। देखो, हमने अभी तक जो पढ़ा था ये था, यहाँ तक था आपका इंट्रोडक्शन एनसीएफ से रिलेटेड। अब हम आ गए हैं व्हाई एनसीएफ रिक्वायर्ड। एनसीएफ की जरूरत एकदम से ऐसी क्यों आन पड़ी, एनसीएफ हमारे लिए क्यों जरूरी हो गया। देखो, टू इरेडिकेट लॉन्ग वॉक्स टू स्कूल। देखो, आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वो बहुत पास-पास होते हैं। जो एमसीडी का स्कूल है वो 1 किलोमीटर के रेडियस में होगा, जो एलिमेंट्री स्कूल है वो 3 किलोमीटर के रेडियस में होगा बच्चे के घर से, ठीक है? ताकि जो है बच्चा, आजकल जो पेरेंट्स हैं, इवन गाँव में जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, ये सोच के कि यार इतनी दूर स्कूल जाना पड़ेगा तो रहने दो, बच्चा इससे बढ़िया घर में रह के मेरी हेल्प करेगा काम में, ठीक है? उससे क्या होगा कि रिक्शा ऑब्वियसली इतनी दूर जाएगा तो पैदल तो जाएगा नहीं, रिक्शा लेगा या कोई भी व्हीकल लेगा, उसके लिए पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ये सोच के माँ-बाप जो है वो बच्चे को स्कूल भेजते ही नहीं थे। तो एनसीएफ ने ये बोला कि जो आपका स्कूल है एमसीडी स्कूल होना चाहिए बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के रेडियस में। मतलब हर 1 किलोमीटर के रेडियस में एक एमसीडी स्कूल ज़रूर होना चाहिए और एलिमेंट्री स्कूल हर 3 किलोमीटर के रेडियस में होना ही चाहिए, ताकि जो है लॉन्ग वॉक्स को बच्चा इरेडिकेट कर पाए। लॉन्ग वॉक्स नहीं करना चाहता बच्चा, इसीलिए वो स्कूल जाना छोड़ देता है कि इतनी दूर स्कूल है, कौन जाएगा, छोड़ो। तो इसीलिए स्कूल होना चाहिए, ठीक है? हेवी स्कूल बैग्स नहीं होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 हेवी स्कूल बैग्स नहीं होने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग विदाउट बर्डन। जो हमारी एनसीएफ है वो किस पे फोकस करती है, लर्निंग विदाउट बर्डन पे, ठीक है? लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए। बच्चे को सिर्फ किताबों का बोझ नहीं उठाना, बच्चे को सिर्फ किताबों का बोझ नहीं उठाना, उसको नॉलेज गेन करनी है, ठीक है? अब आप देखते हो छोटे-छोटे बच्चे इतने हेवी-हेवी बैग लेके जाते हैं स्कूल और उनकी क्लास तो छत पे सीधा टॉप फ्लोर पे रख देते हैं। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए। हेवी बैग बच्चा नहीं उठाए, ठीक है? और लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो क्लासरूम में सीट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती है। उससे क्या होता है बच्चे की बैकबोन में, बच्चे की बैक जो है वो झुक जाती है, वो टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। मतलब सीट कम से कम ऐसी कम्फर्टेबल तो हो ताकि बच्चा उसपे उसका जो सिटिंग पोस्चर है वो ठीक रहे, उसकी जो बैकबोन है वो एकदम स्ट्रेट रहे, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट शुड इंक्लूड सपोर्ट बुक्स, मटीरियल एंड रीडिंग एंड राइटिंग। देखो, जो हमारा एनसीएफ है उसके अंदर क्या है, स्कूल से बच्चे को सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? रीडिंग और राइटिंग के लिए। सपोर्ट मटेरियल हर हर सब्जेक्ट का सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड होना चाहिए ताकि बच्चा सपोर्ट मटेरियल से थोड़ी तैयारी कर पाए, ठीक है? नेक्स्ट इज़ बॉडीली डिज़ाइन्ड फर्नीचर दैट गिव्स चिल्ड्रन इनएडिक्वेट बैक सपोर्ट एंड क्रैम्प्स देयर लेग एंड नीज़। मतलब क्या है, इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो कम से कम होना चाहिए ताकि बच्चे के लेग्स में या नीज में क्रैम्प्स ना पड़े। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो सीट्स है क्लासरूम की, वो इतनी गंदी होती है, इतनी अनकंफर्टेबल होती है, बच्चे के क्रैम्प्स पड़ जाते हैं लेग्स में, ठीक है? उनकी बैकबोन पेन होने लग जाती है, उनका जो बॉडी पोस्चर है ना इवन वो झुक जाता है। बच्चा झुक के बैठता है तो उसका बॉडी पोस्चर ही ऐसा हो जाता है। तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसा प्रोवाइड करो ताकि बच्चे का सिटिंग पोस्चर तो ठीक हो, बॉडी पोस्चर तो ठीक रहे, ठीक है? दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट इज टाइम टेबल दैट डू नॉट गिव यंग चिल्ड्रन इनफ ब्रेक टू स्ट्रेच, मूव एंड प्ले। मतलब टाइम टेबल ऐसा होता था कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन बैठ के पढ़ाते जाओ। वो घर से आया है और उसको सिर्फ पूरा दिन पढ़ाते जाओ, 2 बजे तक पढ़ाते जाओ, ठीक है? कम से कम टाइम टेबल ऐसा प्रिपेयर करो, एनसीएफ के अकॉर्डिंग टाइम टेबल ऐसा प्रिपेयर हुआ है कि बच्चे को थोड़ा-सा रिलैक्सेशन टाइम मिले, ठीक है? ताकि वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पाए, मूव थोड़ा-सा कॉरिडोर में घूम पाए, ग्राउंड में घूम पाए, थोड़े स्पोर्ट्स, मतलब थोड़ा गेम पीरियड हो बच्चे का ताकि वो गेम्स खेल पाए, स्पोर्ट्स खेल पाए। समझ आया? एनसीएफ ये सब बोलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। गर्ल्स और बॉयज़ का जो है वो वॉशरूम सेपरेट होना चाहिए। गर्ल्स की जो प्राइवेट नीड्स हैं, मीन्स जो सैनिटरी पैड्स हैं, वो स्कूल में प्रोवाइड होने चाहिए, ठीक है? और जो है ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर कूलर है वो उसमें पानी अच्छा होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए, मिड डे मील प्रोवाइड होनी चाहिए। ये जो है ये बेसिक नीड्स हैं। ये जो है ये
एनसीएफ ने, आरटीई ने जो है उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होनी चाहिए स्कूल के अंदर, तभी जो है माँ-बाप बच्चे को स्कूल में भेज पाएँगे। समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। दिस इज़ द नेक्स्ट स्लाइड। अब आ गए हैं हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। उससे पहले मैं एक बार देख लूँ सेशन अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा? आप भी कमेंट्स करते रहो, बताते रहो कि सेशन कैसा लग रहा है आप सबको। 1 मिनट। ओके, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन परफेक्टली। ठीक है, आप लोग लाइक करते जाओ सेशन को और कमेंट भी करते जाओ साथ-साथ, ठीक है? अब आ गए हैं हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 का गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, टोटल प्रिंसिपल्स हैं 5, ठीक है? वन बाय वन करके पढ़ते हैं, देखो। फर्स्ट गाइडिंग प्रिंसिपल इज़ कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। मीन्स बच्चे को इस तरीके से नॉलेज दो, इस तरीके से बच्चे को पढ़ाओ ताकि जब वो रियल वर्ल्ड में उतरे, स्कूल कंप्लीट करके जब वो रियल वर्ल्ड में काम करने उतरे, कुछ बिज़नेस करने उतरे, तो उसको ये फ़ील हो कि हाँ, जो मैंने स्कूल में इतने साल दिए हैं, वो मेरे वेस्ट नहीं हुए। जो मैंने स्कूल में सीखा है, आज वो मेरे काम आ रहा है, ठीक है? बच्चे को इस तरीके से नॉलेज दो, इस तरीके के चैप्टर्स, लाइफ़ लेसन्स होने चाहिए स्कूल के अंदर ताकि बच्चे को उससे कुछ एक्सपीरियंस मिले, कुछ नॉलेज मिले कि जब बच्चा रियल लाइफ़ में, रियल वर्ल्ड में उतरे तो उसको वो काम आए, ठीक है? तो इस तरीके की नॉलेज बच्चे को दो। लर्निंग शुड नॉट बी कन्फाइंड टू टेक्स्ट बुक। सिर्फ टेक्स्ट बुक में सिमट के नहीं रह जाना, सिर्फ टेक्स्ट बुक की नॉलेज नहीं देनी बच्चे को, रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाओ बच्चे की। मतलब उसको ये समझ आए कि हाँ, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाओ ताकि बच्चा ज्यादा अच्छे से समझ पाए, ठीक है? स्टूडेंट शुड रिलेट व्हाट दे हैव लर्नड टू देयर एवरीडे लाइफ। स्टूडेंट जो है वो रिलेट कर पाए, बच्चा जो है छात्रों को जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, उससे रिलेट करके पढ़ाओ ताकि वो एवरीडे लाइफ में रिलेट कर पाए कि हाँ, कल मैंने स्कूल में ये सीखा था, आज मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, आज ऐसा ही हो रहा है, ठीक है? दिस इज़ रिलेशन, रिलेट करके पढ़ाओ एवरीडे लाइफ से, समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट इज शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू लर्निंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग। बच्चे को रटवाना नहीं है, रोट मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग नहीं करानी, दिस इज नेगेटिव वर्ड, ठीक है? रोट लर्निंग नहीं करानी बच्चे को समझाना है, अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की सेल्फ नॉलेज से, अपनी नॉलेज से बच्चे को समझाना है, बच्चे को एक्टिविटीज करा के समझाना है, अंडरस्टैंड कराना है, ठीक है? कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाना है बच्चे को। इसमें क्या पॉइंट है? फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स नॉट मेमोराइजिंग फैक्ट। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट पे, मतलब कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कैसे बच्चे को समझाएं, इस तरीके से बच्चे को हम समझा सकते हैं, ठीक है? ना कि मेमोराइजिंग फैक्ट। बच्चे को फॉर्मूला रटवाना नहीं है, बच्चे को ये सिखाओ ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे, समझ आया? नेक्स्ट इज एनकरेज क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग एनकरेज करो। एक्सप्लोर, एक्सप्लोरेशन एंड क्रिएटिविटी मीन्स अगर आप कोई चैप्टर क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो बच्चे को एंगेज रखो, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। मतलब क्या है कि आप बच्चे से क्वेश्चनिंग करो, चैप्टर पढ़ा रहे हो, चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते साथ में बस किसी भी बच्चे को उठा के कोई क्वेश्चन पुट अप कर दो, किसी भी बच्चे को उठा के रीडिंग स्टार्ट करवा दो कि आप यहाँ से पढ़ो, ताकि बच्चे जो हैं क्लास में एक्टिव रहें, बच्चे अलर्ट रहें कि टीचर हमें भी उठा सकती है, वो आपको ध्यान से सुने, बच्चा इन्वॉल्वमेंट दिखाए। अगर आप कोई क्वेश्चन पुट अप करो तो बच्चा उसको आंसर दे, या बच्चा कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसका आंसर दो, अच्छे से बच्चे को इन्वॉल्व कराओ क्लासरूम में ताकि बच्चा एक्टिव रहे और अलर्ट रहे क्लास में, समझ आया? दिस इज सेकंड प्रिंसिपल। अब चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे। ये है हमारा थर्ड प्रिंसिपल जो है एनरिचिंग द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। मतलब टेक्स्ट बुक से बाहर निकलो, सिर्फ टेक्स्ट बुक की नॉलेज नहीं देनी बच्चे को, रियल वर्ल्ड में उतारो बच्चे को, टेक्स्ट बुक से बाहर निकलो, ठीक है? टेक्स्ट बुक आर जस्ट वन रिसोर्स, नॉलेज का सिर्फ पहला रिसोर्स है टेक्स्ट बुक, आखिरी रिसोर्स नहीं है। नॉलेज का पहला रिसोर्स है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पढ़ाओ बच्चे को बट उससे भी थोड़ा बाहर निकलो, उससे भी थोड़ा आगे बढ़ो। यूज प्रोजेक्ट्स, फील्ड ट्रिप्स और ग्रुप डिस्कशंस, एक्सपेरिमेंट, फील्ड ट्रिप। देखो सबसे बेस्ट
एक्सपेरिमेंट, सबसे बेस्ट वो होता है आपका एक्टिविटी होती है फील्ड ट्रिप। अगर आप कोई भी चैप्टर बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप उसको या स्कूल इतना अफोर्ड कर पाता है कि आप बच्चे का फील्ड ट्रिप कराओ, बच्चे को म्यूज़ियम लेके जाओ, बच्चे को ज़ू लेके जाओ, बच्चे को बायोडायवर्सिटी दिखाओ, ठीक है? तो मतलब अगर आप फील्ड ट्रिप करा सकते हो, अगर आप स्कूल इतना अफोर्ड कर पाता है कि वो फील्ड ट्रिप करा पाए, तो फील्ड ट्रिप जो है वो बेस्ट होता है, बेस्ट एक्सपीरियंस होता है फील्ड ट्रिप। और फील्ड ट्रिप से आने के बाद बच्चे से क्वेश्चन्स करो, फॉर्मेटिव असेसमेंट करो, आपने क्या सीखा, आपने क्या याद करा आज, ठीक है? दिस इज़ द बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट एक्सपीरियंस। फील्ड ट्रिप इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है? चलते हैं फोर्थ प्रिंसिपल पे। फोर्थ प्रिंसिपल क्या है? मेकिंग एग्जामिनेशन फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ। मीन्स कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये होता है फॉर्मेटिव टाइप्स में। मीन्स लगातार बच्चे का इवेल्युएशन करते जाओ, लगातार असेसमेंट लेते जाओ, एवरीडे असेसमेंट लो, ताकि और बच्चे को ये फील भी ना हो कि उसका असेसमेंट हो रहा है। मीन्स मजाक मजाक में चलते फिरते बच्चे से क्वेश्चन पुट अप करते जाओ, बच्चे को ये भी पता लग जाएगा कि हमें कितना आता है, इवन टीचर को भी पता लग जाएगा कि टीचर ने बच्चे को कितना समझाया है और उसके कितने समझ में आया है, और बच्चे को ये भी ना पता लगे कि मेरा असेसमेंट हो गया। बच्चे से हंसते खेलते असेसमेंट ले लो, बच्चे का असेसमेंट ले लो हंसते खेलते। बच्चा स्पोर्ट्स कर रहा है, स्पोर्ट्स में बच्चे से फॉर्मेटिव असेसमेंट करा लो, उसको पता भी नहीं लगे कि मेरा असेसमेंट हो रहा है, मेरा इवेल्युएशन हो रहा है, और आपका काम भी बन जाए, ठीक है? This is continuous and comprehensive evaluation. Reduce stress and pressure on high stake exam. मीन्स बच्चे के ऊपर प्रेशर मत बनाओ कि फाइनल टर्म का एग्जाम आने वाला है, हाफ ईयरली समेटिव एग्जाम आने वाले हैं, बच्चे पे प्रेशर मत बनाओ। बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ अब एग्जाम आ रहा है, हमें तो सब कुछ आता है, हमें सब पता है। इस तरीके से बच्चे को नॉलेज दो कि उसका स्ट्रेस खत्म हो जाए। समझ आया? दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल। अब चलते हैं लास्ट प्रिंसिपल पे। लास्ट प्रिंसिपल इज दिस इज द लास्ट गाइडिंग प्रिंसिपल, जो है नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय caring concern within the democratic polity of the country. Means education should promote values like, बच्चे को इस तरीके से एजुकेशन दो, बच्चा जो है वो देशभक्त बने। बच्चे को इस तरीके से वैल्यूज दो क्लासरूम में, बच्चा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने नेशन को, अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करे, ठीक है? बच्चा इक्वालिटी को समझे, जस्टिस को समझे और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करे। अलग अलग लोगों को, अलग अलग नेचर को, अलग अलग स्टेट्स को, लैंग्वेज को, मीन्स डाइवर्सिटी। इट्स ऑल अबाउट डाइवर्सिटी। इंडिया इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करे, अलग अलग लोगों को, अलग अलग कल्चर को, अलग अलग रीजन, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, अलग अलग स्टेट्स को बच्चा रिस्पेक्ट करे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करे, हमारे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करे। इस तरीके से बच्चे को वैल्यूज दो। समझ आया? क्लासरूम में बच्चे को वैल्यूज प्रमोट करो। अंडरस्टैंड? दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ दिस चैप्टर। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक लेते हैं आज का, जो है हमारा 1 मिनट। दिस इज द चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। ये आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। बहुत वास्ट चैप्टर है, अगर सारा एक ही सेशन में पढ़ा दिया तो सब भूल जाओगे, इसीलिए आज का सेशन बस ये लास्ट स्लाइड रखेंगे, उसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? ये है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का मतलब क्या होता है, होती कैसी है ये देखो। चाइल्ड इज एन एक्टिव लर्नर, नॉट अ पैसिव रिसीवर। बच्चा जो है एक्टिव लर्नर है। चाइल्ड पेडागोजी का मतलब क्या है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं बच्चा एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है। बच्चा जो है एक्टिव लर्नर है, वो पैसिव रेसिपिएंट नहीं है। बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को, ठीक है? बच्चे को करने दो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट, बच्चे को एक्टिविटीज करने दो, जितना एक्टिविटी करेगा वो उतना ही ज्यादा वो सीखेगा, ठीक है? सेकेंड इज टीचर एज फैसिलिटेटर। एनसीएफ 2005 में टीचर का रोल क्या है? रोल ऑफ अ टीचर रोल ऑफ अ टीचर इज फैसिलिटेटर। टीचर जो है वो है फैसिलिटेटर, वो फैसिलिटेट कर रहा है नॉलेज को। फैसिलिटेटर, टीचर जो है वो नॉलेज फैसिलिटेट कर रहा है। टीचर का रोल क्या है? फैसिलिटेटर, ठीक है? अब लर्निंग शुड हैपन थ्रू इंटरेक्शन, एक्सप्लोरेशन एंड डाइवर्सिटी। लर्निंग जो है वो इंटरेक्शन से होनी चाहिए, टीचर स्टूडेंट के इंटरेक्शन से होनी चाहिए। कभी भी टीचर को ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा मुझे सिखा रहा है, नहीं।
अगर टीचर को भी बच्चे से कुछ सीखने को मिलता है तो वो सीखे। टीचर को भी नॉलेज ग्रास्प करनी चाहिए बच्चे से। बच्चे को सुनो, उसको समझो कि वो किस तरीके से मोल्ड कर रहा है अपनी नॉलेज को, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर आपको कुछ सीखने मिल रहा है बच्चे से तो आप सीखो ना, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इंटरेक्शन से, टीचर स्टूडेंट के इंटरेक्शन से नॉलेज होनी चाहिए। एक्सप्लोर करो, डिस्कवरी करो, कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाओ बच्चे को। मेन फोकस इज ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म, बच्चे को कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाओ। समझ आया? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एवरी चाइल्ड हैज यूनिक पोटेंशियल एंड लर्निंग पेस। हर बच्चे का अलग पोटेंशियल होता है, अलग लर्निंग पेस होता है। मतलब हर बच्चे की अपनी अलग कैपेसिटी होती है। जितनी ज़्यादा, मतलब आपको कैपेसिटी को, बच्चे के पोटेंशियल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप नहीं एक्सपीरियंस कर सकते कि हर बच्चा सेम सेम पेस से सीखे, नहीं। सबकी अपनी अलग पेस होती है, सबकी अपनी अलग लर्निंग पेस होती है। मीन्स क्या है कि कोई जल्दी सीख जाता है चीज़ें, कोई लेट सीखता है चीज़, ठीक है? तो आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए बच्चे को। आपको बच्चे को हैरेस नहीं करना चाहिए, मारना-पीटना नहीं चाहिए कि तेरे को अभी तक समझ क्यों नहीं आया, नहीं। सबका अपना अलग लर्निंग पेस होता है, किसी को धीरे समझ आता है, किसी को तेज़ समझ आता है। तो टीचर को ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर बच्चे को नहीं समझ आया तो वो अपना टीचिंग मेथड बदले, वो किसी और तरीके से बच्चे को समझाए ताकि उसको समझ आ जाए। बच्चे को मारने के बजाय आप अपना मेथड चेंज करो ना, कि आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ा पाओगे कि उसको समझ आ जाए। दैट्स इट, ठीक है? नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर द वॉइस एंड एक्सपीरियंस ऑफ एवरी चाइल्ड। हर बच्चे के वॉइस को रेस्पेक्ट करो। मतलब अगर बच्चा क्लासरूम में कुछ अपनी बात रख रहा है, कुछ वो बोलना चाहता है, तो आप उसको सुनो, आप उसकी रिस्पेक्ट करो, ना कि आप उसकी बात बीच में काटो, ना कि आप उसको डांटो कि आप कैसे बोल सकते हो बीच में, नहीं। आप सुनो तो वो क्या कहना चाहता है, वो क्या फील कर रहा है। बच्चे को हमारे क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चा अपनी बात रखने से डरे नहीं, वो अपनी बात खुल के रख पाए, वो अपने आप को समझा पाए कि मैं क्या फ़ील करता हूँ या मैं क्या फ़ील करती हूँ। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाओ, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाओ, फ़ियर फ्री एनवायरनमेंट बनाओ क्लासरूम का। समझ आया? ये थे हमारे चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के कुछ पॉइंट्स। आज हमने क्या-क्या पढ़ा एक बारी देख लेते हैं। आज हमने इंट्रोडक्शन करा है चैप्टर का, एनसीएफ 2005 का, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमने व्हाई एनसीएफ रिक्वायर्ड, एनसीएफ की ज़रूरत क्यों आई, हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, गाइडिंग प्रिंसिपल्स। कितने गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे? 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे जो हमने पढ़े और अच्छे से समझे, ठीक है? अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। आई होप सारे टॉपिक्स एक-एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और इसके आगे का जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ द वैष्णवी मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।